गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के मॉड्यूल से टैक्सेशन पेपर नंबर 3 रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। इसमें अब हम डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें 9 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लें, ताकि आगे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको समझ में आ सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है मेरे वीडियो से, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट पहुंच रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ आप और किस हद तक ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब भी नोटिफिकेशन आए आप उसको देख सकें। हमने पेज नंबर 33 पे डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे, और इसमें अब तक 9 वीडियो अपलोड हो गए। नेक्स्ट 10th वीडियो है ये जिसको आप पढ़ रहे हैं। हमने सेकंड पॉइंट तक समझ लिया था। हम कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिट की बात कर रहे थे कि कौन सी प्रॉफिट को, कौन सी इनकम को रेवेन्यू नेचर की मानेंगे टैक्स वाले, क्योंकि रेवेन्यू इनकम तो हमेशा ही टैक्सेबल होगी, और कैपिटल रिसिट को तभी टैक्सेबल करेंगे टैक्स वाले जब इसके लिए वो कुछ कहेंगे। वैसे उन्होंने कह ही दिया, एक अलग से कैपिटल गेन हेड बना दिया है, जिसमें अगर आप कोई फिक्स एसेट, अकाउंट्स में हम फिक्स एसेट बोलते हैं, टैक्सेशन में उन्हीं फिक्स एसेट को कैपिटल एसेट बोला जाता है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदते हैं, तो उन्हें आप कैपिटल एसेट बोल लें या फिक्स एसेट बोल लें, और इन्हें बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। अब हम थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट है सिंगल ट्रांजेक्शन कैन इट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। इसे समझने पहले फिर हम रीड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्लॉथ का बिजनेस है, आप कपड़े बेचते हैं। आपको किसी ने कहा यूटेंसिल का बिजनेस भी स्टार्ट कर ले। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन आप बेचना शुरू करना चाहते हैं। आपने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। कपड़े का बिजनेस तो अपन रेगुलर कर ही रहे हैं, आप यूटेंसिल्स का बिजनेस शुरू करते हैं, पर इससे पहले एक ट्रायल करते हैं कि ठीक है, आप बर्तन खरीदते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, कुछ क्वांटिटी में, और आप 2 दिन ही इनका बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, अपनी शॉप पे रख देते हैं, और इन यूटेंसिल्स को, बर्तन को कस्टमर को सेल करते हैं, और आपकी सेल होती है सपोज 10 लाख। इसमें से एक्सपेंस अपन घटाएंगे, मान लेते हैं 8 लाख है आपके, इसमें परचेज और भी जो कुछ खर्च हुआ, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा। 8 लाख के बर्तन थे, आपने 10 लाख में बेचे यूटेंसिल्स, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। केवल 2 दिन आपने ये एक्टिविटी की, सिंगल 2 दिन, या 1 दिन भी मान सकते हैं, 1 घंटा भी मान सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब टैक्स वाले टैक्स लेने आ रहे हैं तो क्वेश्चन उठता है कि ये एक्टिविटी मैं रेगुलर नहीं कर रहा सर, बर्तन मैंने 2 दिन ही बेचे हैं, तो क्या एक सिंगल एक्टिविटी, एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी करना किसी एक्टिविटी का। अब अप्रैल से मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर है, पूरे 12 महीने आपने कपड़े बेचे, बर्तन तो 2 दिन ही बेचे हैं, तो क्या एक सिंगल ट्रांजैक्शन करना किसी एक्टिविटी का और कोई इनकम कमाना, क्या वो भी टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि एक्टिविटी में रेगुलर नहीं कर रहा, कभी कभी कर रहा हूँ। चाहे आप 1 दिन ही करें, चाहे 1 घंटा करें, चाहे पूरे 12 मंथ करें, एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी अगर आप करते हैं और इनकम अर्न करते हैं तो टैक्स देना होगा। ऑब्वियसली अगर लॉस होता तो देना ही नहीं पड़ता टैक्स, पर अगर इनकम अर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। पढ़ लें। इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर आप केवल एक ही ट्रांजेक्शन करते हैं साल भर में, मे कॉन्स्टिट्यूट, उसे माना जा सकता है अ बिजनेस और एन एडवेंचर, कि आप कोशिश करें, द नेचर ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस, इवन इफ इट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द असेसिव बिजनेस। भले वो आपका नॉर्मल कोर्स बिजनेस नहीं है। नॉर्मल कोर्स तो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको कि कपड़ा बेचना आपका नॉर्मल बिजनेस का काम है, भले वो नॉर्मल बिजनेस नहीं है, फिर भी उसे बिजनेस मान लिया जाएगा, इनकम हो रही है आपको। रिपीटिशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज नॉट नेसेसरी, जो नहीं कि आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करें कि बर्तन ही आपको पूरे 12 मंथ तक बेचने हैं। दस देयरफॉर अ बल्क परचेज फॉलोड बाय बल्क सेल, अगर आप एक बार बल्क परचेज करते हैं किसी चीज़ की, और बल्क मतलब बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं, और अ सीरीज ऑफ रिटेल सेल करते हैं, टुकड़ों में सेल करते हैं, और बल्क सेल फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ रिटेल परचेज, यानी आप थोड़ा थोड़ा रिटेल परचेज में थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, पहले एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर एक साथ सेल कर देते हैं। तो सेल तो एक बार ही कर रहे हैं आप, खरीद थोड़ा थोड़ा करके रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक बार सेल कर रहे हैं चाहे थोड़ा थोड़ा करके सेल कर रहे हैं। वुड कॉन्स्टिट्यूट, उसे माना जाएगा एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कि आप बिजनेस ही कर रहे हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम, जो भी इनकम हो रही है, वुड बी टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल होगी। परचेज ऑफ एनी आर्टिकल, अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं विथ नो इंटेंशन टू रीसेल इट, आपकी इंटेंशन उसे बेचने की नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं और हमारी इंटेंशन उसे रीसेल करने की नहीं है, तो हमारे लिए फिक्स एसेट का पार्ट है। आप पढ़ चुके हैं, फिक्स एसेट एक ऐसी एसेट होती है जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी जाती है और दूसरा रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदी जाती, तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। बट रीसोल्ड अंडर चेंज सर्कमस्टेंसेस, पर बाद में आप जाके इसे बेच देते हैं, वैसे तो आपकी इंटेंशन नहीं थी,
पर बाद में जाके आपने किसी रीजन से उसे बेच दिया। वुड बी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, क्योंकि वो कैपिटल एसेट थी, फिक्स एसेट थी, तो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। एंड कैपिटल गेन वुड अराइज, और यहाँ कैपिटल गेन होगा, और आप पढ़ चुके हैं कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में। हाउएवर वेयर एन एसेट इज परचेज विद द इंटेंशन टू रीसेल इट, अगर आप उसे बेचने के मोटिव से खरीद रहे हैं किसी एसेट को, तो स्टॉक हो गया आपका, जिसे आप डे टू डे खरीदते हैं और बेचते हैं। द क्वेश्चन वेदर द प्रॉफिट ऑन सेल इज कैपिटल और रेवेन्यू इन द नेचर डिपेंड ऑन, तो डिपेंड करता है कि आप कि वो रेवेन्यू नेचर का है, आप जो डेट बेचने के मोटिव से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो ये फैक्टर्स देखे जाएंगे कि वो रेवेन्यू इनकम मानी जाए या कैपिटल इनकम मानी जाए। अगर रेवेन्यू नेचर की इनकम है और वो बिजनेस है, तब तो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आएगा, और अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेची है तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। द कंडक्ट ऑफ द एसेसी, आपका काम क्या है वो देखा जाएगा। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो स्टॉक हुआ, तो वो आपका बिजनेस है। द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल परचेज, आप कितनी क्या नेचर है, किस तरह की चीज़ बेच रहे हैं, क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं। द नेचर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व, किस तरह का नेचर ऑपरेशंस कर रहे हैं, उस चीज़ को बनाने में, उस चीज़ को बेचने में क्या क्या ऑपरेशंस आप कर रहे हैं। वेदर द वेंचर मतलब बिजनेस इज ऑन कैपिटल रेवेन्यू अकाउंट, कि आपका जो बिजनेस है वो कैपिटल रेवेन्यू अकाउंट पे बेस्ड है, यानी आप उसे कैपिटल नेचर की एसेट ट्रीट कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में, या उसे रेवेन्यू नेचर की एसेट ट्रीट कर रहे हैं बैलेंस शीट में। अदर रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस देखे जाएंगे, अदर फैक्टर। पर सीधी सी बात है, इस पॉइंट में बस इतना ही समझना है कि अगर कोई एसेट आप रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, जो आपका डे टू डे का बिजनेस है, जैसे आप कपड़े का बिजनेस है, कपड़ा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो स्टॉक हुआ, और स्टॉक बेचने से जो इनकम होगी वो रेवेन्यू नेचर की होगी, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आएगी। पर अगर कोई कैपिटल एसेट है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने खरीदी, उसे बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। फोर्थ पॉइंट, लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसे भी समझ लें ध्यान से। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस बिजनेस में वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। मान लीजिए बिल्डर है, मिस्टर एक बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, बिल्डिंग बनाता है। मिस्टर बी एक बिजनेसमैन है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसे एक बिल्डिंग बनवानी है। ए ने बोला ठीक है मैं बना के दे दूंगा, और ए ने बोला कि इसके बदले में 50 लाख का कंस्ट्रक्शन चार्ज करूंगा। पैसे तो ले गई अगला बंदा ठेकेदार जब बिल्डिंग बना के आपको देगा। तो बी और ए के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। बी कहता है कि ठीक है मैं 50 लाख पे करूंगा, पर ये बिल्डिंग 2 ईयर में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2 साल में बन के तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि बी एक बिजनेसमैन है, टाइम टू टाइम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहेगा, तभी तो वहाँ स्टाफ को रिक्रूट करेगा, अपना प्रोडक्शन चला पाएगा। जितना बिल्डिंग बनने में देरी होगी इसका बिजनेस डिले होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेट मिलेंगे, सेल लेट होगी। तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2 साल में बिल्डिंग बन जानी चाहिए। ए हाँ करता है, पर मान लो बी को डाउट है या डाउट नहीं भी है, तो एक क्लॉज डाला जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर तुमने 2 साल में एग्रीमेंट, बी कहता है अगर 2 साल में बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई तो फिर हम आपको यानी ठेकेदार को 5 लाख रुपए देने होंगे एज ए डैमेजेस के तौर पे, क्योंकि सामने वाले का नुकसान हो गया, वो लेट स्टार्ट करेगा वह बिजनेस। तो अगर आप टाइम पे अपना काम पूरा नहीं करोगे तो आपको एक अमाउंट पे करना होगा, कंपनसेशन देना होगा 5 लाख रुपए का। इसी कंपनसेशन को लिक्विडेट डैमेजेस बोला जाता है लॉ की लैंग्वेज में। यानी क्या समझ में आया? जब 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाला जाता है, एक प्रोविजन डाला जाता है कि अगर कोई पार्टी टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाएगी अपनी ऑब्लिगेशन या अपने काम को, तो उस पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। उस कंपनसेशन को लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है। अब मान लीजिए ए टाइम पे पूरी नहीं कर पाता है बिल्डिंग, 2 साल पूरे हो गए, ए टाइम पे बिल्डिंग पूरी नहीं कर पाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे बी को, क्योंकि लिक्विडेट डैमेजेस जो कंपनसेशन देना होगा। 5 लाख रुपीज़ ए को मिल गए, मिस्टर बी को। अब क्वेश्चन होता है 5 लाख रुपए बी को मिले तो ये इनकम है? बिल्कुल इनकम है, पैसे आ रहे हैं ना बी के पास, बी ने कुछ दिया थोड़ी, इसको पैसा आया है कहीं से रिसीट हुई है। तो अब ये कैपिटल नेचर की मानी जाए, कैपिटल प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू प्रॉफिट होगा? क्वेश्चन यहाँ पे ही उठ रहा है। ये तो समझ में आ गया कि ए से बी को पैसे मिले क्योंकि ए टाइम पर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन ये है कि जो 5 लाख रुपए मिले, ये इनकम तो है, बी के लिए पैसा आया है, आपको पैसा मिल रहा है किसी से, विदाउट आपने कुछ किया नहीं है फिर भी पैसा मिल रहा है, तो इनकम तो है, कोई एक्सपेंस थोड़ी है, आपके लिए इनकम ही है। तो अभी कैपिटल नेचर की है, कैपिटल प्रॉफिट मानी जाए, रेवेन्यू नेचर डे टू डे की मानी जाए। तो फिर इसको समझने वैसे अकाउंट्स में 11th में ही आप पढ़ चुके होंगे। स्टॉक, अगर कोई आपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टॉक से रिलेटेड और उसके बदले कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है।
और किसी फिक्स एसेट के बदले आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बदले कंपनसेशन मिलता है तो वो कैपिटल नेचर का होता है। अगर आपका डे टू डे के कॉन्ट्रैक्ट के बदले कोई आपको कंपनसेशन मिला तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, तो वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और किसी फिक्स एसेट की कंपनसेशन के तौर पे आपको पैसा मिला है तो फिर वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, क्योंकि फिक्स एसेट की कंपनसेशन के तौर पे वो मिला है। तो देखें, तो यहाँ पे मैं समझाना भूल गया, ये बी को जो पैसा मिला है इस बिल्डिंग के अगेंस्ट में मिला है। बिल्डिंग टाइम पे पूरी नहीं हुई, बिल्डिंग एक कैपिटल एसेट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कैपिटल का एसेट को बना के देना था, बिल्डिंग ए को बना के बी को देनी थी। तो ये जो कैपिटल रिसिट है 5 लाख, क्योंकि कैपिटल एसेट के अगेंस्ट में आपको मिली है। पढ़ लेते हैं इसको। रिसिट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस एक वर्ड है जिसे आप कंपनसेशन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि अगर कोई पर्सन, कोई पार्टी टाइम पे अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाती है एज पर लॉ, तो सामने वाली पार्टी को जो वो कंपनसेशन देती है, जो अमाउंट पे करती है, उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं आप लॉ में। डायरेक्टली एंड इंटीमेटली लिंक विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। देखिए, अगर वो कैपिटल एसेट से रिलेटेड है ये डैमेज, विच लीड टू डिले इन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑपरेटर्स। आपके प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में देरी हो गई ना, क्योंकि टाइम पे बिल्डिंग नहीं बनी, तो आपकी बिल्डिंग बनने में देरी होगी तो बिजनेस स्टार्ट करने में देरी होगी। तो अगर कैपिटल एसेट से रिलेटेड कोई डैमेजेस आपको मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, तो कैपिटल एसेट है। द अमाउंट रिसीव बाय एसएससी टुवर्ड्स कंपनसेशन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग सोर्स इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि आपका कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है बिल्डिंग बनाना फिर बेचना, आपका बिजनेस कोई और था, बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए बनवा रहे थे ताकि आपका प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये कंपनसेशन किसी कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, तो ये जो कंपनसेशन मिला 5 लाख का बी को, ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। हैंस इट इज़ अ कैपिटल एसेट इन द हैंड ऑफ द असेसी। तो रिसिट इन ल्यू ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कैपिटल नेचर, ये तो मैं इसमें समझाऊंगा, खैर इस वाले पॉइंट में आएगा 5th में। कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इसे समझ लें आप ध्यान से। वैसे एक बार पहले ही बताया था, पर आप ध्यान से देखिए। एजेंसी लेना तो समझते हैं, आपने किसी चीज़ की एजेंसी ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली, आपने एजेंसी ले ली, सपोज किसी भी कंपनी की, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट बेचेंगे, या फ्रेंचाइजी समझ लें, फ्रेंचाइजी ले ली। फ्रेंचाइजी लेना, एजेंसी लेना, और एक होता है ब्रांच खोलना। दोनों में क्या फ़र्क हुआ? देखिए, ब्रांच तो ऑनर खुद खोलता है। ब्रांच ऑनर जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने जयपुर में एक अपना ऑफिस खोला, तो ये ब्रांच कहलाएगा, राइट। ये ब्रांच खोली है कंपनी ने, हम इसे फ्रेंचाइजी नहीं बोलेंगे, हम इसे ब्रांच बोलेंगे। पर सपोज दिल्ली में आप रहते हैं और आपने टाटा कंपनी से बोला कि हम आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, आप अपने नाम को यूज़ करने के लिए परमिशन दे दें। फ्रेंचाइजी में आप उस पर्सन का नाम यूज़ करते हैं, फिर वो आपको अलाउ करता है, इसके बदले आप उसे रॉयल्टी पे करते हैं। अगर आप किसी के नाम का यूज़ कर रहे हैं, किसी के राइट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे कंसिडरेशन के तौर पे जो अमाउंट आप पे करते हैं उसे आप रॉयल्टी बोलते हैं। तो दिल्ली में टाटा कंपनी ने आपको परमिशन दे दी कि ठीक है, आप उसके नाम का यूज़ करके एक स्टोर खोल सकते हैं। कि टाटा कंपनी खुद नहीं खोल रही है, आपको अलाउ कर रही है, मिस्टर सपोज उनको अलाउ कर रही है, तो माना जाएगा ये फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी में आप किसी थर्ड पर्सन के नाम का यूज़ करते हैं और उसके नाम का इस्तेमाल करके बिजनेस करते हैं, और एज पर एग्रीमेंट आप उस पर्सन को रॉयल्टी पे करते हैं। रॉयल्टी लमसम भी हो सकती है, आप कोई अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, जैसे टाटा कंपनी ने बोला कि हर साल 50 लाख रुपीज़ आपको देने होंगे, या फिर परसेंट बेसिस पे हो सकती है सेल पे, किस स्टोर से जितना प्रोडक्ट बिकेगा उसका 5% टाटा कंपनी को देना होगा। सपोज 10 लाख की सेल हुई तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपीज़ आपको टाटा कंपनी को देने होंगे एज ए रॉयल्टी, या दोनों का मिक्स भी हो सकता है, थोड़ा लमसम देना होगा और थोड़ा परसेंट बेसिस पे होगा। तो रॉयल्टी लमसम भी हो सकती है और परसेंट बेसिस पे दी जा सकती है। रॉयल्टी का मतलब पहले ही बता दिया है, वापस सुन लें। किसी के राइट का यूज़ कर रहे हैं आप, वो माइंस पे भी हो सकता है, वो बुक्स पे भी हो सकता है, वो म्यूजिक पे भी हो सकता है, वो फ्रेंचाइजी पे भी हो सकता है। तो किसी के राइट का यूज़ करने पर, किसी के नाम का यूज़ करने पर, किसी के अधिकार का यूज़ करने पर आप उसे जो अमाउंट पे करते हैं एज ए कंसिडरेशन, आप उसे रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी परसेंट बेसिस पे भी हो सकती है, लमसम भी हो सकती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तो आपने टाटा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और मान लीजिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। टाटा कंपनी ने 5 साल के लिए साथ आपके लिए एग्रीमेंट किया है आपके साथ कि 5 साल तक आप टाटा कंपनी के नाम का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेंचाइजी स्टोर खोल सकते हैं उसके नाम से, और वो आपको टाटा कंपनी को हर साल 50 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद। अब मान लीजिए 3 साल बाद ही टाटा कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है टाटा कंपनी, रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो हम डिटेल में जा रहे।
आप उसे लगा कि हम किसी और को दें फ्रेंचाइज ज़्यादा इनकम होगी, या उसे लगा कि जो आप उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हो उतना बेनिफिट टाटा कंपनी को नहीं हो रहा है, टाटा कंपनी का इतना नाम आप नहीं कर पा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो कौन तोड़ना चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट? टाटा कंपनी। आप नहीं तोड़ना चाह रहे, टाटा कंपनी कह रही है कि हम आपके साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते। कॉन्ट्रैक्ट वैसे 5 साल के लिए हुआ था, पर 3 साल बाद ही टाटा कंपनी आपको कह रही है कि हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो वैसे तो टाटा कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो जानबूझ के करेगी तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, टाटा कंपनी पे लीगल सूट फाइल कर सकते हैं, सूट मतलब केस फाइल कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। जो अच्छी कंपनी होती है, जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, उन्हें पता होता है उनके नाम का नाम खराब होगा इससे, तो टाटा कंपनी आपको कहती है कि हम तोड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो टाटा कंपनी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बदले 5 करोड़ रुपये ऑफर करती है कि ठीक है, हम 2 साल पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, तो एज ए कंपनसेशन हम गलती कर रहे हैं, तो हम आपको एज ए कंपनसेशन एक अमाउंट पे कर रहे हैं ₹5 करोड़ का। तो ये जो पैसा मिला, ए मान भी जाता है, ए को लगता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए मान जाता है। तो ए को पैसा मिला, मिस्टर ए को ये 5 करोड़ रुपये मिले एजेंसी को तोड़ने के बदले में, या फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले में। तो ये ए के लिए इनकम है, बिल्कुल इनकम है, पैसा आ रहा है तो इनकम तो है ही। अब क्वेश्चन उठता है डे टू डे वाली इनकम मानी जाएगी या कैपिटल एसेट मानी जाएगी? तो ये देखिए, डे टू डे की इनकम नहीं मानी जाएगी, कैपिटल एसेट मानी जाएगी, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम ही चला गया। सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि अब आप टाटा के नाम का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, इनकम सोर्स जो टाटा के नाम से आप इनकम कमा रहे थे बंद हो जाएगी, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो गया। तो ये जो 5 करोड़ रुपये आपको मिले, कैपिटल एसेट माना जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। टैक्स वालों ने क्या बोला, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाता है जिससे आप इनकम कमा रहे थे, और उसके बदले आपको कोई कंपनसेशन, कोई अमाउंट मिलता है, तो ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। यहाँ तक आ गया सब में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम खत्म होता है, उसके बदले जो पैसा मिलता है वो कैपिटल एसेट माना जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर ए और ए लिमिटेड एक कंपनी है। ये मिस्टर ए को हायर करती है, जॉब पे रखती है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत नॉलेज है इनमें। कोई मान लीजिए ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये दवाई बनाने वाली कंपनी है। ये मिस्टर ए को जॉब पे हायर करती है। मिस्टर एक नामी साइंटिस्ट है, एक नोन पर्सनैलिटी है, ये साइंटिस्ट हैं काफ़ी अच्छे। तो एक कंपनी इन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट करती है, अपने यहाँ जॉब पर रख रही है। एक कंपनी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि 5 साल के लिए हम आपको जॉब पे रखेंगे और आपको हर महीने 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट पे करेंगे, पर मंथ सैलरी होगी आपकी, प्लस हम आपको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन देंगे, रहने के लिए मकान भी देंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन बोले या रेंट फ्री हाउस बोल लें, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। मिस्टर ए जो साइंटिस्ट है इनके साथ कंपनी ने जॉब पे रख रही है। एक तो सैलरी देगी 10 लाख पर मंथ, और प्लस रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा। दोनों एग्री करते हैं और मिस्टर ए ज्वाइन कर लेते हैं, और इन्हें मकान भी दिया जा रहा है। कुछ साल बाद, मान लेते हैं 2 साल बाद ही कंपनी को थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो कंपनी को अपने लॉस को रिकवर करने के लिए अपनी कुछ फिक्स एसेट बेचनी पड़ेंगी, कुछ एसेट बेचनी पड़ेंगी, ताकि कंपनी लॉस से बाहर आ सके। तो ये जो मकान है कंपनी का ही है, जो जिसमें ये रहते हैं। तो कंपनी इस मकान को बेचना चाहती है, मकान बिक जाएगा, कितने बिकेगा उससे मतलब नहीं है, कंपनी इस मकान को बेच रही है। तो मिस्टर ए से मकान खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर ए को रहने को दिया है, वो साइंटिस्ट हैं, वो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपने उन्हें मकान रहने के लिए दिया, तो मिस्टर ए से आप खाली करवाएंगे मकान। तो आपको ये जो एग्रीमेंट आपने इनके साथ किया था कि भाई रहने को मकान देंगे और 10 लाख सैलरी देंगे, तो सैलरी तो चलो आप दे रहे हैं, पर मकान जो खाली करवाएंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करवाना पड़ेगा। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करना होगा इनके साथ, जो टर्म्स कंडीशन में आपने इनको जॉब पे रखा था, क्योंकि अब ये बाहर रहेंगे तो इनका किराया लगेगा। आपने किराया देने की तो बात नहीं की थी, आपने तो मकान देने की बात की थी। तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करती है, फिर कंपनी बोलती है कि ठीक है 10 लाख तो हम दे ही रहे हैं, इसके अलावा हम 1 लाख रुपीज़ और देंगे, ताकि आप बाहर किराए पे जब मकान लेंगे तो किराया दे सकें। तो अब 11 लाख रुपए दिए जाएंगे एक को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवाइज हो रहा है, और 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है, एक को हर महीने ज़्यादा मिलेंगे, 10 की जगह 11 मिलेंगे, तो 1 लाख की इनकम है ए के लिए। तो क्वेश्चन उठता है ये रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है? तो समझ लें यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया क्या ए का? नहीं, सोर्स ऑफ इनकम तो है ना, पैसे तो मिल ही रहे हर महीने, बस कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा है, कुछ टर्म्स कंडीशन रिवाइज हो रही हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं हो रहा है। तो जो पैसे आपको मिल रहे हैं रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। वापस सुन लें, अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका खत्म हो रहा है किसी भी रीज़न से, जिस सोर्स से आप इनकम कमा रहे थे वही सोर्स आपके पास से जा रहा है, तो उसके बदले जो पैसा मिल रहा है वो तो कैपिटल नेचर का होगा। और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो रहा है, टर्म्स कंडीशन रिवाइज हो रही है, इसके बदले आपको एक अमाउंट मिलता है, कोई कंपनसेशन मिलता है, तो वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। आई होप यहाँ तक आ गया होगा। अब रीड कर लेते हैं।
वेयर एन असेसी, असेसी मतलब जिसकी करदाता, जिसकी टैक्स पेयर की बात हो रही है, रिसीव कंपनसेशन मिलता है ऑन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब रद्द किया जा रहा है ऑफ एजेंसी, कोई फ्रेंचाइजी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस बीइंग द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम था और वही सोर्स ऑफ इनकम फ्रेंचाइजी का आप बंद हो रही है, तो रिसिट इज ऑफ कैपिटल नेचर की रिसिट मान जाएगा बट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्लॉज सेकंड सब क्लॉज सी। ये आप सेक्शन 28 बिजनेस में पढ़ेंगे, तो तभी आप समझ लें कि अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो रहा है, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई एजेंसी आपने ले रखी थी, कोई फ्रेंचाइजी ले रखी थी, अब वो सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो रहा है, तो उसके बदले जो पैसा मिल रहा है वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल नेचर का माना जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट है। However, where the assessee has a number of agencies and one of them is terminated, बहुत सारी एजेंसी हैं, टाटा कंपनी की 10 एजेंसी आपके पास में है, केवल एक एजेंसी जा रही, 9 तो बच हुई हैं, एंड कंपनसेशन रिसीव देयरफॉर द रिसिट वुड बी रेवेन्यू नेचर, क्योंकि सारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं हो रहा टाटा कंपनी के साथ, केवल 10 में से एक फ्रेंचाइजी रद्द हो रही है, सिंस टेकिंग अप एन एजेंसी एंड एक्सप्लॉइटिंग द सेम फॉर अर्निंग इनकम, बाकी 9 एजेंसियों से तो आप बिजनेस कर सकते हैं, इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द लॉस ऑफ वन एजेंसी वुड बी मेड गुड बाय प्रॉफिट फ्रॉम अनदर एजेंसी, भाई टाटा कंपनी की 10 एजेंसी आपने ले रखी, 10 जगह फ्रेंचाइजी खोल रखी, केवल एक फ्रेंचाइजी तो गई है, 9 तो चल रही है, तो आप एक फ्रेंचाइजी का लॉस 9 से रिकवर कर सकते हैं। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी पर्सन फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलता है कंपनी से क्योंकि उसको पहले प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द जॉब से निकाला जा रहा है, 60 साल रिटायरमेंट की एज है, उससे पहले उसे जॉब से निकाला जा रहा है, ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल रिसिट, कैपिटल रिसिट ही होगा क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, भाई कंपनी ने बोला था आप 60 साल तक जॉब कर सकते हैं हमारी कंपनी में, कंपनी 55 ईयर के होते ही आपको बोलती है कि आप हम आपको जॉब से टर्मिनेट कर रहे हैं, तो कंपनी इसके लिए कंपनसेशन देगी, कंपनी गलती कर रही है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम ही चला गया, तो ये कैपिटल रिसिट होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोर्स ऑफ इनकम ही चला जाए, इसके बदले जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिट होता है, बट इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और सैलरी हेड में आएगा, है तो वो कैपिटल रिसिट, पर वो सैलरी में एम्प्लॉयर का जहाँ रिलेशन होगा, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो मालिक से जो भी पैसा मिलता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, अभी आप पढ़ेंगे सैलरी हेड में ही आएगा, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं थे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, सेक्शन 56 रिस्पेक्टिवली। कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस शैल बी टैक्स बिजनेस इनकम, बिजनेस का मतलब रेवेन्यू नेचर का मान जाएगा, कोई टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हो रहे हैं तो। 6 पॉइंट, गिफ्ट, सबको पसंद होते हैं गिफ्ट, मुझे भी पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है, तो गिफ्ट तो लेते रहते हैं, आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी, उससे गिफ्ट मिल गया, शादियों में गिफ्ट मिलता है, बिना किसी ओकेजन के भी रिलेटिव्स आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो क्वेश्चन होता है गिफ्ट पे भी टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अभी आप पढ़ेंगे। रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो अभी तो आप इतना समझ लें, रिश्तेदार आपको गिफ्ट देते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे मम्मी ने कोई गिफ्ट दिया, पापा ने गिफ्ट दिया, या आपने पापा को दिया, मम्मी को दिया, वाइफ को दिया, तो रिलेटिव्स आपस में जो भी गिफ्ट देते हैं उन पे तो टैक्स नहीं है, पर अगर फ्रेंड्स हो गए या कोई और पर्सन हो गया जो रिलेटिव नहीं है, ये आपस में गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट भी एक इनकम है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। आप पढ़ चुके हैं 5 हेड है, इनकम कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, पर टैक्स वालों ने ब्रॉडली 5 हेड बनाए हैं। हेड इसलिए बनाए गए हैं कि हर हेड में इनकम कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप जॉब करते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। फिर दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप मकान किराए पे देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर तीसरा हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, वो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन, कोई फिक्स एसेट बेचते हैं, कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और इन चारों हेड में नहीं आ रहा, वो 5th हेड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, जैसे इंटरेस्ट मिला, लॉटरी खुल गई, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। गिफ्ट भी अदर सोर्सेज में ही आएगा। अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे सारे हेड्स। नॉर्मली जनरली गिफ्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल रिसिट होता है, कोई डे टू डे नहीं मिलता है, कैपिटल रिसिट है इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, रिसीवर के हाथ में। However, certain गिफ्ट आर ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स, कुछ गिफ्ट पे इनकम टैक्स के दायरे में आते टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल रिसिट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी से प्रॉपर्टी मिल गई विदाउट कंसेशन, फ्री में मिली है तभी तो गिफ्ट होगा, अगर पैसे देके खरीदते हैं तो गिफ्ट नहीं होता। इज ब्रॉट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एनी सम ऑफ मनी, कोई पैसा मिलता है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मिलती है, रिसीव विदाउट कंसेशन या तो फ्री में मिलती है, और इन एडुकेट कंसेशन या कम कीमत पे मिलती है, यानी 10 लाख की प्रॉपर्टी आप 1 लाख ही दे रहे हैं तो 9 लाख रुपए बच गए आपके, इन एडुकेट कंसेशन कम देना पड़ा। अदर देन रिलेटिव की बात नहीं हो रही, कोई रिलेटिव से की जो गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, अभी सेक्शन 56 में आप डिटेल में पढ़ेंगे। इस चार्जेबल अंडर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा।
आई होप यहाँ तक कोई डाउट हो बाई चांस आपको तो प्लीज़ आप पूछ लें। नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ रहे हैं इंडिया, सेक्शन 2 क्लॉज 25A। इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। इंडिया की डेफिनेशन दी गई है तो बहुत ईजी। अब आप किसी भी पर्सन से पूछें, किसी फॉरेनर पर्सन से अगर आप पूछें व्हाट डू मीन बाय इंडिया, इंडिया क्या है, तो क्या बोलेगा, ये दुनिया, एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। राइट, एक गाना है परदेस का, आपने उसे यही पता है तो वो यही बोलेगा कि इंडिया का मतलब उसके लिए यही है जो उस गाने में बता रहे हैं कि ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। पर इंडिया की डेफिनेशन अलग है, ये तो गाने की बात है। इंडिया की, भारत की डेफिनेशन अलग है। टेक्स्ट में डेफिनेशन क्यों दी गई है इंडिया की, क्वेश्चन अब यहाँ पे सबसे पहले तो माइंड में ये आता है कि इंडिया की डेफिनेशन देने के पीछे लॉजिक क्या है। हर डेफिनेशन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। जैसे आप इनकम की डेफिनेशन पढ़ी तो इनकम की डेफिनेशन इसलिए दी टैक्स वालों ने क्योंकि टैक्स इनकम टैक्स पे ही लगता है। तो अब इंडिया की डेफिनेशन क्यों दे रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन को डीप में समझेंगे। जैसे मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए सपोज गोवा में रहते हैं, गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं, आपको पता ही है, गोवा में रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, गोवा में बहुत टूरिस्ट आते हैं तो इन्होंने, इनके पास एक बोट है, पर्सनल बोट है। इस बोट पे इन्होंने कोकोनट रख लिए, बहुत सारे कोकोनट रख लिए, और वाटर में एक सपोज 1 किलोमीटर आगे चले गए, पानी में 1 किलोमीटर आगे ले गए अपनी बोट, यहाँ पे लगा ली इन्होंने, बोट खड़ी कर ली। अब जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं सी में बोटिंग करने, यहाँ से उन्हें बोट में से कोकोनट सप्लाई करते हैं और एक कोकोनट के बदले 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। 50 रुपीज़ ले रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, 50 रुपये में बेच रहे हैं कोकोनट, और काफ़ी अच्छी खासी इनकम होती है। काफ़ी बड़ी बोट है इनकी शिप, उसमें नारियल भर लेते हैं, फिर 1 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, पानी में, सी में चले जाते हैं, और वहाँ पे जब इंडियन टूरिस्ट घूमने आते हैं, कोई भी टूरिस्ट घूमने आता है, वो अगर नारियल पानी खरीदना चाहे तो इनसे खरीद सकता है, और ये वहाँ पे 50 रुपीज़ पर कोकोनट चार्ज करते हैं। इस तरह से इन्होंने, मान लेते हैं 5 लाख रुपये कमा लिए महीने के, एक महीने में 5 लाख रुपीज़ इनकी इनकम हुई। अब टैक्स वाले आते हैं मिस्टर ए से मिलने की, भैया तुम इनकम कमा रहे हो, टैक्स क्यों नहीं दे रहे, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा ना भाई, इंडिया है, इंडिया में इनकम टैक्स लगता है, और तुम इनकम अर्न कर रहे हो 5 लाख के नारियल, तुमने सारे एक्सपेंस घटाने के बाद, सेल में से सारे एक्सपेंस घटाने के बाद 5 लाख रुपये तुम्हारा प्रॉफिट बच रहा है, तो इस 5 लाख पे टैक्स दो। ए अब क्या बोलता है, मैं टैक्स क्यों दूंगा, मैं तो इंडिया में हूँ ही नहीं ना, मैं तो पानी में हूँ, इंडिया में कहाँ हूँ, मैं तो पानी में जाके काम कर रहा हूँ, और धरती में तो हुई ना, इंडिया की जो लैंड मास है जो दिखता है मैप में आपको इंडिया लैंड में, मैं उस लैंड पे तो काम नहीं कर रहा, मैं तो पानी में काम कर रहा हूँ। तो टैक्स वाले बोलते हैं भैया पानी भी तो इंडिया का है ना, इंडियन सी है, इंडियन वाटर है, तो तुम इंडियन वाटर में ही तो काम कर रहे हो ना, तो इंडियन वाटर में भी तो आपको सेल पे टैक्स देना पड़ेगा, वरना हम इंडिया में इंडियन वाटर को भी इंक्लूड किया गया है। इससे इंडिया की डेफिनेशन दी उन्होंने, उन्हें बताना पड़ेगा ना लोगों कि इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड होता है। धरती जो मैप में दिखता है, लैंड मास जो धरती का एरिया आपको दिखता है, वो तो इंडिया है ही, पानी में इंडिया कहाँ तक ये भी तो बताएंगे ना इनकम टैक्स वाले, ताकि अब उस पानी में कोई इनकम कमा रहे हैं, जैसे मछली पकड़े, मछली भी बेचने का बिजनेस होता है, सोर्स ऑफ इनकम है, कोई ऑयल एक्सप्लोर होता है, समुद्र से ऑयल भी निकालते हैं, ड्रिल मशीनों से पेट्रोलियम क्रूड निकालते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, तो बहुत सारे बिजनेस पानी में भी हो सकते हैं। अब एडवेंचर कराते हैं लोगों, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है ना पानी में, तो ये सब आप इस पानी में भी इनकम कमा सकते हैं। तो कोई टैक्स वालों को बताना पड़ेगा कि इंडिया पानी में कहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो ए ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मान लेते हैं, दे देंगे टैक्स। अब ए क्या करता है, अगले दिन से नेक्स्ट डे, देखिए ए की दिमाग की बात कर रहे हैं, मिस्टर ए एक हॉट बैलून खरीदता है बहुत बड़ा, जिसमें आदमी बैठ सकता है, हॉट बैलून एयर, उसमें हवा भर लेता है और ऊपर थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, ज़मीन में रस्सी बांध देता है, थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उड़ जाता है, और उसमें नारियल भर के जो ऊपर से हॉट बैलून से जो लोग आते हैं सपोज उनको नारियल सप्लाई कर रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, पर हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि हॉट बैलून एयर में से नारियल भर लिए, और जो हॉट बैलून एयर में जो ऊपर टूरिस्ट उड़ते हैं वो इससे 50 रुपये में नारियल खरीदते हैं। फिर इसने दोबारा 2 लाख रुपये कमा लिए उस महीने। अब दोबारा टैक्स वाले इसके पास आ रहे हैं, मिस्टर ये तुमने 2 लाख रुपये कमाए, टैक्स हो। अब 2 लाख, मिस्टर बोले पागल हो क्या, मैं इंडिया में हुई नहीं ना, मैं तो ना धरती पे हूँ इंडिया में, ना पानी में हूँ। भाई मैं पानी में भी नहीं कर रहा बिजनेस, आपने पानी में कहा इंडिया, तो हमने ऊपर उड़ गया। मैं धरती पे भी नहीं हूँ, मैं तो ऊपर हवा में हूँ, तो हवा में तो इंडिया का क्या नाम निशानी नहीं है। तो टैक्स वाले बोलेंगे अरे भाई इंडियन टेरिटरी को, हमने इंडिया को लैंड मास में जो मैप में दिखता है वो तो है ही, पानी में भी है, और ऊपर हवा, जो इसके ऊपर हवा है ना, जो इतना तो मैप में देखते हो, वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, वो भी भारत माना जाएगा। तो
तो ए ने बोला ने बोला कि ठीक है, अब जब आप कह रहे हैं लॉ में लिखा हो तो देना ही पड़ेगा, तो आप हवा में भी कमा रहे हैं, भारतीय हवा में, इंडियन टेरिटरी के एयर स्पेस में, तो वो भी इनकम मानी जाएगी। तो इसलिए टैक्स वालों को इंडिया की डेफिनेशन देनी पड़ी, क्योंकि कल एक ही तरह चंगू मंगू कोई भी आ जाएंगे और वो भी यही बोलेंगे आपने लिखा रखा है, सबूत मांगते हैं ना लॉ में, तो लॉ में सबूत दिया टैक्स वालों ने कि पहले लिख दिया कि कल को बार बार डिस्प्यूट ना हो, ऐसे बार बार आके ना पूछे कि आपने बताया नहीं पहले। तो टैक्स वालों ने आपको बताया है कि चाहे आप पानी में कमा रहे हैं, चाहे इंडियन एयर स्पेस में हवा में कमा रहे हैं, चाहे धरती पे कमा, जो भारत का मैप आप दिखते हैं लैंडमार्क उसमें कमा रहे हैं, उस पर आपको टैक्स देना होगा। इसलिए इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं पहले रफली, फिर हम रीड करेंगे आपकी बुक से। इंडिया की डेफिनेशन, इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड होता है। देखिए इंडिया में जो आप मैप में देखते हैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैप में जो आप देखते हैं इंडिया, वो इंडिया मैप वाला तो है, ये तो लैंडमार्क्स हो गया इंडिया का, धरातल ये तो है ही जो आपको दिखाई देता है, श्रीलंका है नीचे यहाँ पे, तो ये लैंडमार्क है, ये तो है इंडिया जो आप मैप में देखते हैं। अब पानी में किस लिमिट तक इंडिया एक्सटेंड होता है। पानी तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, इधर अफ्रीका तक जाता है हमारा, इधर ऑस्ट्रेलिया तक जाता है समुद्र। तो पानी में किस लिमिट तक इंडिया को माना गया, क्या हम यहाँ तक इंडिया मानेंगे क्या ऑस्ट्रेलिया तक, नहीं, समझ नहीं। देखिए पहले हम थोड़ा सा डीप में जाके एनालिसिस करते हैं। 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक कमेटी है वर्ल्ड लेवल पे, एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, इसमें ट्रीटी की गई, इसमें डिसाइड किया गया कि किस कंट्री का कहाँ तक एरिया होगा पानी में, क्योंकि पानी तो अथाह है, समुद्र की तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। अब किस लिमिट तक उसे अफ्रीका, जैसे अफ्रीका भी यहाँ पर है और इंडिया यहाँ पर है, तो समुद्र है दोनों के बीच में, तो ये समुद्र में अफ्रीका का शेयर कितना है, कहाँ तक अफ्रीका है, कहाँ तक इंडिया, और कहाँ तक कोई हिस्सा नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, क्योंकि अगर इंडियन समुद्र है, इंडियन सी है, तो कोई अनजान आदमी इंडियन सी में एंटर नहीं हो सकता विदाउट परमिशन। इसलिए पानी में भी बॉर्डर बनाया गया, ताकि अगर आप ट्रेसपासर होंगे, अतिक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे देश के पानी में एंटर कर रहे हैं, तो या तो परमिशन लीजिए, अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो माना जाएगा आप ट्रेसपासर हैं, अतिक्रमण हैं, आप कोई टेररिस्ट हैं, और आपको शूट भी किया जा सकता है वार्निंग देने के बाद में, अगर आप नहीं रुकते हैं तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में एक सी लॉ बनाया गया, इसे बोलते हैं सी लॉ, लॉ ऑफ सी भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ सी, समुद्र का नियम बनाया गया। अब ये सी लॉ क्या किया, देखिए थोड़ा साफ पेज पे ले आते हैं। तो जो लैंड मास है इंडिया का, जहाँ पे लैंड मास खत्म हुआ, देखिए इंडिया का आपने मैप देखा होगा, जैसे गुजरात से ऐसे ऐसे और फिर मुंबई और नीचे केरला तक जाता है, यहाँ पर जैसे तमिलनाडु होते उड़ीसा और ये सब बंगाल ऐसे है, और यहाँ श्रीलंका है। तो ये जो लाइन है इंडिया की जो आप देखते हैं, बिल्कुल ऐसे थोड़ी स्ट्रेट, कभी ऐसे निकली हुई, कभी थोड़ी ऐसी, वो तो मैप में दिखाया जाता है, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग है कई जगह। तो इस सी लॉ ये बोलता है कि जो लाइन है उसके थोड़ा पैरेलल एक लाइन क्रिएट कर लीजिए समझने के लिए, समुद्र में, मतलब समझने के लिए थोड़े से, बिल्कुल बाहर नहीं, बहुत आगे नहीं, थोड़ा आप, ताकि आप सीधी कर सकें लाइन, ताकि ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आप थोड़ी बोलेंगे समुद्र है। तो ये लाइन विड्रॉ की जाती है, इसे बेस लाइन बोलते हैं, जो लाइन ये है इसे बेस लाइन बोला जाता है, बहुत पास होती है आपके देश की, जहाँ ज़मीन एंड होती है उससे हम एक सीधी लाइन बना लेते हैं समझने के लिए। ये खींची नहीं जाती, पानी में तो कोई लाइन खींच ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये बेस लाइन बना ली जाती है थोड़ा सा आगे बढ़ के, ताकि जो टेढ़े मेढ़े जिगजैग है ना ये भी कवर हो जाए, वरना ऐसे थोड़ी बहुत यहाँ फिर यहाँ से काउंट होगा, फिर थोड़ा यहाँ ऐसे काउंट होगा। तो एक सीधी लाइन काउंट की जाती है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, जो ताकि जिगजैग इसमें कवर हो जाए। और ये जो लाइन ड्रॉ होती है समझने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग, बेस लाइन होती है, हर कंट्री में ऐसा होता है, ये बेस लाइन बोला जाता है इसको, बेस लाइन। अब इसके अंदर जो थोड़ा सा सी आ गया, इसे इंटरनल वाटर बोलते हैं, इस पानी को आप बोलते हैं इंटरनल वाटर। तो ये तो है ही इंडिया, खैर। अब ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, ये जो बेस लाइन है बिल्कुल पास में होती है बेस लाइन, जहाँ पे आपका लैंडमार्क खत्म होता है, 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। अब सही, नॉटिकल माइल्स क्या नोटी बातें कर रहे हैं, नहीं। नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है जैसे ज़मीन पे आपको डिस्टेंस नापना है, ज़मीन पे दूरी नापनी है, तो किस में नापते हैं आप, किलोमीटर पे, राइट। किलोमीटर तो लिखते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, राइट। इसी तरह पानी में अगर दूरी नापनी है तो पानी में दूरी को नापने का जो मेजरमेंट है वो नॉटिकल माइल्स में किया जाता है, नॉटिकल माइल्स। और रफली समझने के लिए 1 नॉटिकल माइल्स में
1.835 किलोमीटर होते हैं अप्रॉक्स, समझने के लिए। तो पानी में जो दूरी नापी जाती है, जो डिस्टेंस मापा जाता है, वो नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है, जैसे अपन ज़मीन पे किलोमीटर में मेज़र करते हैं। तो जहाँ ये बेस लाइन है आपकी, यहाँ से वहाँ 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एरिया माना जाएगा। यानी यहाँ से जो बेस लाइन है आपकी, जो आपने अपने बिल्कुल बेस जहाँ ज़मीन खत्म उसके पास में जो सीधी करने के लिए एक लाइन खींची, उसको 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का पानी है, ये इंडियन सी माना जाएगा। और कोई बाहर इंडियन सी माना जाएगा आपको यहाँ तक, ये तो समझ में आ गया। अब इस 200 नॉटिकल माइल्स में भी डिवाइडेशन है। ये जो बेस लाइन है यहाँ से 12 इसी का पार्ट है, 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स, 200 में से 12 नॉटिकल माइल्स को बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर, ये जो 200 नॉटिकल माइल्स में से स्टार्टिंग के जो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। और ये टेरिटोरियल वाटर में अगर आप फिशिंग करते हैं, कोई भी इनकम करते हैं, ये इंडिया में ही माना जाएगा और आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। टेरिटोरियल वाटर में कोई भी दूसरे देश का आदमी विदाउट इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के एंटर नहीं हो सकता, कोई शिप भी नहीं आ सकती, कोई भी नहीं एंटर हो सकता जब तक इंडियन गवर्नमेंट की आपके पास परमिशन नहीं है वैलिड। अगर आप एंट्री करते हैं विदाउट परमिशन तो आपको वार्निंग दी जाती है। जो आर्मी होती है, नेवी जो पानी की रक्षा करती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप नहीं रुकते हैं तो आपको शूट किया जा सकता है। तो टेरिटोरियल वाटर पे हर उस कंट्री का राइट होता है पूरी तरीके से। इसमें कोई और देश का कोई बोट नहीं आ सकती, कोई और आदमी नहीं आ सकता। हाँ, परमिशन लेके आप इस पानी में एंटर कर सकते हैं। तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो गई इसमें, मतलब सारे रिसोर्सेज भी आपके, मछलियाँ भी इसमें आपकी हैं, समुद्र से जो रिसोर्स है वो भी निकल रहा है वो आपके हैं। अब 12 नॉटिकल माइल्स को क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। अब बच्चे कितने इसमें से आगे? 12 नॉटिकल माइल्स एक और समझ लेते हैं, वैसे आपकी नहीं है पर समझा देता हूँ मैं आपको, आपकी बुक में नहीं दे रखा। 12 नॉटिकल, 12 और 12 कितने हुई? 24 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ बेस लाइन से लेके 12 + 12 जो 24 नॉटिकल माइल्स है, इसे बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन, जैसे आप इंडिया के मैप में देखते हैं, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे पानी में भी एरिया है कि ये 12 नॉटिकल माइल्स तक तो टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, और 12 और +12 आगे के 12 जोड़ के जो 24 नॉटिकल माइल्स है, इसे कॉन्टिगुअस जोन बोलते हैं। और ये भी इंडियन वाटर का ही पार्ट होता है। और इसके बाद जो बच गया 176 नॉटिकल माइल्स बच गया। 24 की बात हो गई। अब 200 में से 24 माइनस करेंगे तो 176 नॉटिकल माइल्स बच गए। यहाँ पर ये फ्री वाटर होता है, फ्री वाटर है ये। फ्री वाटर मतलब इसमें, इस पानी में कोई भी आ सकता है। वैसे कॉन्टिगुअस जोन तो अब आपके है ही नहीं, तो इसे रहने दें। आप तो यहाँ से समझिए टेरिटोरियल वाटर के बाद में जो भी वाटर होता है वो फ्री वाटर होता है, मुक्त क्षेत्र है। अब इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी फॉरेन शिप यहाँ से गुजर सकती है। इसमें आने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है किसी कंट्री की। तो इंडिया की जो बेस लाइन जो आपने खींची, वहाँ से स्टार्टिंग के जो 12 नॉटिकल माइल्स है उसे टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। इसमें तो नहीं एंटर कर सकती कोई शिप विदाउट परमिशन। हाँ, इसके बाद जो बच गया उसे फ्री वाटर बोलते हैं। 188 नॉटिकल माइल्स ये फ्री वाटर होता है, और इस वाटर में आने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है। अब क्वेश्चन होता है, इस वाटर में जो रिसोर्सेज हैं, मछलियाँ हैं, समुद्र में ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, ये सब रिसोर्सेज किसके? ये इंडिया के ही माने जाएंगे। रिसोर्सेज तो इंडिया के ही होंगे, यहाँ से कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं सकते कोई एक्सप्लॉइट, आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं चीज़। मछलियाँ हो गई, ये सारी फिशिंग की चीज़ें, और ऑयल एक्सप्लोर करना सब किसके राइट्स में आएगा? इंडिया के राइट्स में आएगा। तो जो बेस लाइन आपने खींची, समझने के लिए वापस 1200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होता है। इसके स्टार्टिंग 12 नॉटिकल माइल्स को आप टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। टेरिटोरियल वाटर में तो इंडियन, इस पानी में कोई भी विदाउट परमिशन एंटर नहीं कर सकता। हाँ, इसके बाद जो बच गया 200 में से 188, तो ये होता है फ्री वाटर। फ्री वाटर में कोई भी एंटर कर सकता है, इसके लिए परमिशन तो नहीं चाहिए। पर इसमें जो रिसोर्सेज हैं, जो समुद्री रिसोर्स हैं, जीव जंतु हैं, जो समुद्री रिसोर्सेज हैं सारे इस पानी में, वो इंडियन गवर्नमेंट के माने जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कई बच्चे खुरापाती होते हैं, खुरापाती मतलब बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, और वो लगाना भी चाहिए, बुराई नहीं है अगर अच्छी चीज़ों में आप लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन होता है श्रीलंका तो इंडिया के बहुत पास में है,
किसी ज़माने में जो राम जी का टाइम था तब तो समुद्र में आपने सेतु ही बना लिया था पूरा, पैदल ही जा सकते थे। राम जी सेतु से ही पहुंचे थे, राम सेतु से ही श्रीलंका पहुंचे थे। तो इसमें तो 200 नॉटिकल माइल्स हो ही नहीं सकता ना इन दोनों देशों के बीच में, तो बहुत पास में है श्रीलंका। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक काउंट करोगे ना सर, तो अब तो श्रीलंका इंडिया में आ जाएगा। तो फिर ये भी रूल बनाया गया, जो सी लॉ है ना, जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, लॉ ऑफ सी, इसमें ये बोला गया कि अगर दो देश समुद्र में पानी के बहुत पास है, बहुत करीब है वो दोनों देश, तो वो दोनों देश मिलके डिसाइड करेंगे कि इतना पानी मेरे हिस्से में आएगा, इतना पानी तुम्हारे हिस्से में आएगा। वहाँ फिर ये 200 नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वैसे तो इसमें बोला गया कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक पानी में हर देश की बाउंड्री होगी, यहाँ तक भी बॉर्डर माना जाएगा पानी में। पर अगर दो देश बहुत ही पास है समुद्र के, तो फिर वो मिलके डिसाइड करेंगे कि कितने पानी पे उस देश का राइट है और कितने पानी पे उस देश का राइट है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो टेरिटोरियल वाटर है, ये तो इंडिया का है, इसके बाहर फ्री वाटर है, पर रिसोर्सेज किसके हैं? इंडिया के माने जाएंगे। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। और इसके ऊपर जो हवा है, एयर है, वो इंडियन एयर मानी जाएगी। उसमें एयर में भी अगर आप इनकम अर्न करेंगे तो टैक्स आपको देना होगा। अब हम रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इंडिया सेक्शन 2 क्लॉज 25A, कई बार मैं क्लॉज या सेक्शन बोल देता हूँ बाई चांस, पर वो आप कंफ्यूज ना हो, आप सेक्शन 225A बोल सकते हैं। मतलब क्लॉज आपको डिफरेंस पहले बता दिया गया था। क्लॉज जो होते हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पढ़ने के लिए इस क्लॉज को पढ़ना जरूरी नहीं है। पर अगर आप सबसेक्शन बोल रहे हैं तो सबसेक्शन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन अगर बोलते हैं तो सबसेक्शन आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर आपको एक सेक्शन को सबसेक्शन को समझना है तो रेलेवेंट सेक्शन भी समझने होते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि किसे क्लॉज बोलते हैं, किसे सब क्लॉज बोलते हैं या सबसेक्शन बोलते हैं, तो आप प्लीज़ आप पहले और दूसरा वीडियो देख लीजिए जो अपलोड किया गया था, उसमें डिटेल में समझाया गया है। द टर्म इंडिया, भारत का क्या मतलब है? देखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैप में आपको दिखाया जाता है, जो मैप में आप देखते हैं लैंड मास, वो तो है ही, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया वो इंडिया है। इट्स टेरिटोरियल वाटर, इसमें टेरिटोरियल वाटर भी आ जाएगा। बताया था अभी, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होगा वो टेरिटोरियल वाटर। सी बेड, सी बेड मतलब समुद्र का बेड। समुद्र का बेड क्या होगा? पाताल, जो पानी, अब जो ये 12 नॉटिकल माइल्स है, इसके नीचे पाताल है ना, जिसे अपन हिंदी में पाताल बोलते हैं, सी बेड, जहाँ समुद्र बिल्कुल एंड आ जाता है, तो ये भी इंडिया का ही पार्ट है। ये पानी जो बीच में जो हिस्सा है ये भी इंडिया का पार्ट है, और ये टेरिटोरियल वाटर भी, और इसके नीचे जो पाताल है, सी बेड है, वो भी इंडिया का पार्ट है। सब सॉइल अंडरलिंग सच वाटर, सब सॉइल मतलब कोई टापू, छोटे छोटे टापू, अगर मिट्टी कोई तैर रही वाटर पे तो वो भी इंडिया का पार्ट है। जैसे छोटे छोटे टापू हैं, अपने भी आइलैंड है ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो ये सब सॉइल जो समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ से आइलैंड, तो ये भी इंडिया का ही पार्ट है, सब सॉइल अंडरलिंग सच वाटर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब टेरिटोरियल वाटर में जब आप धीरे धीरे समुद्र में बढ़ते जाते हैं तो पानी धीरे धीरे गहरा होता जाता है, राइट। थोड़ा यहाँ तक आप पैदल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समुद्र में आगे, तो धीरे धीरे पानी गहरा होता जाता है। तो जो लैंड, ये जो सतह है समुद्र की, जो सरफेस है, इससे नीचे के 200 मीटर्स तक अगर आप जाएंगे मैक्स, तो इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। उसके बाद पानी और गहरा होता जाता है, तो बोलने के लिए कॉन्टिनेंटल, इस पार्ट को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, गहराई कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाँ ये बताना रह गया था कि जो फ्री वाटर है, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया टेरिटोरियल वाटर के बाद, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये फ्री वाटर को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एनी अदर मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी, जो एयर स्पेस है टेरिटरी के ऊपर एंड टेरिटोरियल वाटर पे, वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। स्पेसिफाई किया गया है मैरीटाइम जोन मीन्स द मैरीटाइम जोन एज रेफर टू द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन। एक 1976 में इंडिया में एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है, पर हमें इसे इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग सी ऑफ लॉ बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा इंडिया की डेफिनेशन। और इंडिया की डेफिनेशन इसलिए दी गई क्योंकि आप एयर में कमाएंगे, इंडियन एयर में, इंडियन वाटर में कमाएंगे, लैंड मास पे कमाएंगे, तो भी आपको टैक्स देना होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर इनकम, ये रटना हो जाएगा, ये आगे आएगा टॉपिक। जब आप पांचों हेड पढ़ लेंगे उसके बाद हम एग्रीकल्चर इनकम पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो ये आपके लिए मगअप करना हो जाएगा, क्योंकि पांचों हेड आपने पढ़े नहीं है, आपको ढंग से ठीक है समझ में आ जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो, या कोई भी टीचर पढ़ाएगा, पर वो मगअप करना हो जाएगा, रटना हो जाएगा। इससे हम इस टॉपिक को वहीं पढ़ेंगे जहाँ पे सही है, एग्रीकल्चर इनकम लास्ट में पढ़ेंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं छुड़वा नहीं रहा। जब पांचों हेड हो जाएंगे उसके बाद अपने आप एक एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स का कैलकुलेशन आएगी, तो वहाँ पे अपने आप समझ में आएगा आपको ज़्यादा अच्छे से। तो ये सारा एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पेज नंबर है 45, इस पे आते हैं 45 पे प्रीवियस और असेसमेंट ईयर। पहले ही बताया था, एक होता है प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट, एक होता है असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। इसे भी समझ लें वापस से, प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को अकाउंट से अपन अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में एंड होता है। तो प्रीवियस ईयर को अकाउंट्स में अपन अकाउंटिंग ईयर बोलने हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलने होता है। और प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल की इनकम पे आपको टैक्स देना होता है। अप्रैल से मार्च तक आप कमाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि सेम ईयर में आप कमा रहे हैं और सेम ईयर में टैक्स लग रहा है, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन है जो आप पढ़ेंगे। तो जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो आप कमाएंगे, जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं उसे आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और जिस साल इस प्रीवियस ईयर की इनकम पे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं वो होता है असेसमेंट ईयर, क्योंकि असेसमेंट हो रहा है ना, उस साल आपकी इनकम कैलकुलेट हो रही है कि कितनी इनकम कमाई, कितना एक्सपेंस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रीवियस ईयर तो वो ईयर होता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं, जिस साल आप इनकम कमाते हैं, और जिस साल प्रीवियस ईयर की इनकम पे जिस साल टैक्स पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर होता है। ये एक साल आगे चलता है, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 इस साल आप टैक्स पे करते हैं। इस साल तो हम कमाएंगे 12 मंथ, फिर उसके बाद एक डेट बताएंगे टैक्स वाले की मैक्सिमम इस डेट तक आपका टैक्स हमें जमा हो जाना चाहिए। तो असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होता है। असेसमेंट होता है कैलकुलेशन करना, टैक्स का निर्धारण करना, कैलकुलेशन करना। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस। आप एक चीज़ समझ लें, मान लो सर आपने कहा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को एंड होगा। पर मेरी तो पहली जॉब, मैंने फर्स्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया 1 नवंबर 23 से। मैं तो अप्रैल से जॉब ही नहीं कर रहा, मैंने तो पहली बार ही फ्रेश हूँ, मैं पहली बार ही जॉब ज्वाइन की, मेरा पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद मेरी पहली जॉब 1 नवंबर 23 को लगी। तो अब मेरा प्रीवियस ईयर 12 मंथ का तो होगा ही नहीं ना सर, मेरा तो नवंबर से स्टार्ट हुआ। और अगर आप 31 मार्च 2024 को बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर एंड हो जाता है, तो यहाँ पर केवल 5 मंथ हुए नवंबर से मार्च तक, प्रीवियस ईयर पूरा नहीं हुआ। तो क्या ये भी प्रीवियस ईयर माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। प्रीवियस ईयर जरूर नहीं 12 मंथ का होगा सबके लिए। अगर आपने मान लीजिए पहली बार ही बिजनेस करना शुरू किया है, या पहली बार ही जॉब हुई है, या पहली बार इनकम आपकी हुई है, तो प्रीवियस ईयर उतने महीने का ही होगा जितने महीने आपकी इनकम हुई है। मान लो सपोज किसी ने 25 मार्च को पहली जॉब स्टार्ट करी, तो उसको तो 6 दिन का ही होगा प्रीवियस ईयर 31 मार्च तक 24 तक। तो प्रीवियस ईयर 6 दिन का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, पूरे 12 मंथ का भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ईयर होता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं, यानी जिस साल की इनकम पे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं उसे आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और ये आपके कोर्स के लिए प्रीवियस ईयर यही है आपका 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को एंड होगा। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देते हैं, और ये हमेशा 12 मंथ का ही होगा, ये तो कम का हो नहीं सकता ना, नेक्स्ट ईयर तो पूरे 12 मंथ का होता है। प्रीवियस ईयर 12 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इनकम ही लेट करना स्टार्ट किया पहली बार तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। जबकि असेसमेंट ईयर कभी भी 12 मंथ से कम का नहीं होगा, ये पूरे 12 मंथ का ही अज्यूम किया जाएगा, मतलब माना जाएगा। पढ़ लें, पहले हम प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं। प्रीवियस ईयर, द टर्म हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दी गई है। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर, ये वो फाइनेंशियल है, अकाउंटिंग ईयर बोल लें, फाइनेंशियल बोल लें, इमीडिएटली प्रेसिडिंग मतलब पहले आता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर तो बाद में आता है, प्रीवियस ईयर पहले आता है। एज मेंशन्ड द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। जो आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, अगर मान लीजिए पहली बार ही आपने बिजनेस प्रीवियस ईयर में सेटअप किया तो आपका प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, या कमाना पहली बार शुरू किया। इन सच अ केस द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया, लगाया, मान लो 1 नवंबर से लगाया तो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, एंड होगा 31 मार्च ऑफ द सेट फाइनेंशियल ईयर को। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेट फाइनेंशियल, यानी पहली बार ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ईयर में, देन द प्रीवियस ईयर विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो प्रीवियस ईयर उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से आपकी वो इनकम आपने कमाना शुरू किया। सपोज आपने अगस्त से कमाना शुरू किया पहली बार, तो अगस्त से लेके मार्च तक होगा आपका प्रीवियस ईयर। किसी ने दिसंबर से कमाना शुरू किया तो दिसंबर से लेके मार्च तक होगा। किसी ने जनवरी में कमाना शुरू किया तो जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीने का ही होगा प्रीवियस ईयर।
और वो मार्च को ख़त्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड, 1993 से बिजनेस कर रहा है, तो बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट 24-25। प्रीवियस ईयर बताइए, प्रीवियस ईयर एक साल पहले चलता है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 23-24। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा, क्योंकि इसके लिए तो 12 महीने का ही होगा ना। प्रीवियस ईयर 93 से काम कर रहा है, तो इसने कोई नया बिजनेस शुरू थोड़ी किया प्रीवियस ईयर में, तो इसके लिए तो प्रीवियस ईयर पूरे 12 मंथ का होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आ चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप हिज प्रोफेशन 1 जुलाई 23। हाँ, इसके लिए कम का होगा। देखिए पहली बार आपने इनकम कमाना शुरू किया 1 जुलाई 23 को, तो अपन कब से गिनते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 24 को एंड होता है। तो 1 अप्रैल से तो आप काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसने इनकम ही पहली बार 1 जुलाई को कमाना शुरू किया, तो प्रीवियस ईयर 1 जुलाई से ही काउंट होगा। तो प्रीवियस ईयर होगा आपका 1 जुलाई से मार्च तक, केवल 9 मंथ की इनकम पे आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि आपने कमाना ही जुलाई से शुरू किया है। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दे रखी, द टर्म हैज बीन डिफाइंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। दिस मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ का पीरियड होगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देते हैं और ये एक साल आगे चलता है। कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज प्रीवियस ईयर। जिस साल आप इनकम कमाते हैं वो तो आप पढ़ चुके हैं, वो प्रीवियस ईयर होता है। एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर में टैक्स लगता है, विच इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। आप उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 23-24, आपने जो इनकम कमाई 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, उस पर आपको टैक्स देना होगा असेसमेंट ईयर 24-25 में। असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा नेक्स्ट ईयर के, और ये 12 मंथ का होगा। असेसमेंट ईयर कभी भी 12 मंथ से कम का नहीं हो सकता है, जबकि प्रीवियस ईयर 12 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। अब क्वेश्चन होता है ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर अलग अलग क्यों बनाए गए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कभी भी कि सेम ईयर में आप कमाओ हाथ हाथ टैक्स दो। इसलिए मैंने नॉलेज के लिए आपको एक लाइन लिख दी है समझाने के लिए। इनकम कैन नॉट बी अर्न एंड असेस टू टैक्स, असेस मतलब लायबल कैलकुलेट करना टैक्स के लिए साइमल्टेनियस। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनकम कमा भी और हाथों हाथ टैक्स भी ले रहे हैं साइमल्टेनियसली साथ साथ और पैरेलल। देयरफॉर इनकम शुड बी फर्स्ट अर्न, पहले आप इनकम कमाएंगे, एंड असेस्ड एंड असेस टू टैक्स, आप उस पर टैक्स के लिए लायबल करेंगे। एंड हैंस हैव टू फिक्स टाइम, और आपको एक टाइम बताना होगा कि कब टैक्स देना है। ऑल्सो एंड यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन, और ये टाइम पीरियड सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि राम के लिए अलग होगा शाम के लिए अलग होगा। आप टैक्स वाले आपको एक टाइम बताएंगे कि आप पहले तो आप इनकम कमाएंगे, फिर एक फिक्स टाइम आपको बताएंगे कब आपको उस पर टैक्स देना है। एंड फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, सारी सोर्स ऑफ इनकम पे एक साथ टैक्स देंगे। सोर्स ऑफ इनकम 5 बनाए हैं टैक्स वालों ने, आप इनके चैप्टर पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये 5 हेड्स में आएगा। द नीड फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट रहा, इस वजह से कॉन्सेप्ट आया प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही कमा रहे हो अगले दिन ही टैक्स दे रहे हो। तो टैक्स वाले आपको बताएंगे कि एक साल तो आप कमाइए, फिर हम एक टाइम पीरियड फिक्स करेंगे कब आपको नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स देना है, और सभी के लिए वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के लिए अलग होगा, फर्म के लिए अलग होगा, इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, सबके लिए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट सेम होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आगे होगा जो आज आपने टॉपिक पढ़े। अब मेरी बारी मतलब आपको रिवाइज कराने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। इनकम टैक्स एक्ट बना कब था? 1961 में। जो रिवाइज कर लें जो आप पढ़ चुके हैं, मैं बोल के रिवाइज कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, पर ये अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। एक होता है सर्कुलर, एक होते हैं नोटिफिकेशन। सर्कुलर डिपार्टमेंट इंटरनली भेजता है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई चेंज हुआ तो अपने ही डिपार्टमेंट को बताने के लिए सर्कुलर भेजे जाते हैं। सर्कुलर असेसी पे जो पब्लिक पे बाइंड नहीं होते हैं। हाँ, पब्लिक चाहे तो उनके बेनिफिट्स ले सकती है, पर पब्लिक को मानना बाध्यकारी नहीं है, वो बाइंड नहीं होते हैं। पर नोटिफिकेशन एट लार्ज होते हैं। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है पब्लिक एट लार्ज को बताने के लिए, और नोटिफिकेशन में जो लिखा जाता है वो सभी पे मानना होगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मानना होगा, पब्लिक एट लार्ज यानी एसएससी को भी मानना होगा। और इसके बाद आप एक और रिवाइज कर सकते हैं। आपने पढ़ा था कि अगर किसी की टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले तो आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना यही है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में टैक्स लेने के लिए सबसे पहले आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है कि आप इंडिया में निवासी हैं या नहीं है। अगर आप आउटसाइड इंडिया है, नॉन रेजिडेंट है, तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। अब कब माना जाएगा आप रेजिडेंट है और कब माना जाएगा नॉन रेजिडेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। फिर आप सेकेंड स्टेप होती है कि आप इनकम को क्लासीफाई करें डिफरेंट हेड्स में, कि वैसे इनकम कमाने
कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर टैक्स वालों ने 5 हेड बनाए हैं मेजरली, उन 5 हेड में ही आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। हेड्स बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, हर हेड्स में इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है और रेट ऑफ टैक्स भी कुछ हेड्स में अलग है। जैसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी से मालिक नौकर का संबंध है तो सैलरी हेड आएगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देते, कोई भी शॉप मकान किराए पे देते हैं, लेट आउट करते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दूसरा हेड है। तीसरा कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। चौथा कोई कैपिटल असेट बेचते हैं, फिक्स असेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन। और जो चारों हेड में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। ये 5 जो हेड है, फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद तीसरी स्टेप होती है कि आप उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं हर हेड में, उस हेड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। पहली स्टेप होती है इनकम निकालते टाइम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना। दूसरी स्टेप होती है ये देखना कि कौन से हेड से वो इनकम कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से। फिर तीसरे हेड में, उस हेड में जो रूल हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं। चौथा क्लबिंग के प्रोविजन, क्लबिंग करना, अगर किसी दूसरे की इनकम आपकी इनकम में ऐड होगी तो वो ऐड करेंगे, ये भी पढ़ेंगे। आप चैप्टर आएगा पूरा, पर यहाँ पे समझाया था आपको स्टार्टिंग में कि माइनर जैसे छोटा बच्चा है उसे इनकम हो रही है, इनकम हो सकती है किसी के नाना दादा उसके नाम एफडी कर गए और एफडी से उसे ब्याज मिल रहा है साल का 10-15 लाख, तो माइनर तो टैक्स दे नहीं सकता। अब 7 साल का बच्चा कैसे टैक्स देगा, तो माइनर की इनकम पे पेरेंट्स को टैक्स देना होता है, यानी मम्मी या पापा जो दोनों में से ज़्यादा कमाता है उसकी इनकम में माइनर की इनकम जोड़ दी जाती है, टैक्स देना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि किसी की इनकम आप में जोड़ रही है तो आप ऐड करेंगे। तो पहली स्टेप क्या थी, रेजिडेंशियल स्टेटस देखना। किसी की इनकम अगर आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं। दूसरा देखेंगे कि वो कौन से हेड में आ रही है उसकी इनकम। फिर हेड में आने के बाद उस हेड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी इनकम कैलकुलेट होगी, और अगर किसी दूसरे की इनकम भी उसमें ऐड हो रही है, क्लब हो रही है, तो वो ऐड करेंगे आप। फिफ्थ स्टेप थी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। ये अगर आपका कोई लॉस है, जैसे आप कपड़े का बिजनेस भी करते हैं और बर्तन भी बेचते हैं, बर्तन बेचने पे 10 लाख का लॉस हुआ, कपड़े बेचने पे 20 लाख का प्रॉफिट, तो सेट ऑफ हो जाएगा। यानी बर्तन का जो लॉस है 10 लाख, वो कपड़े के बिजनेस के प्रॉफिट से 20 लाख से सेट ऑफ हो जाएगा, घट जाएगा, और आपको 10 लाख पे टैक्स देना होगा। और अगर नहीं है कोई इनकम तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट होगा तो उससे सेट ऑफ होगा। तो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर ले जाना, लॉस को अगले साल ले जाके इनकम में से घटाने को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। और सेम ईयर में घटा रहे कोई और इनकम है आपकी तो उसमें से घटाने को सेट ऑफ बोलते हैं। तो फिफ्थ स्टेप थी किसी की टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। पहली स्टेप थी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना। दूसरी स्टेप होती है ये देखना कि कौन से हेड में आएगी उसकी इनकम। तीसरी थी उस हेड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी इनकम कैलकुलेट करना। फोर्थ थी क्लब करना, किसी दूसरे की इनकम पे अगर वो आप टैक्स देने के लिए लायबल है तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप थी कोई सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना। फिर जो अब तक आएगी टोटल, उस टोटल इनकम को बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, यानी जो पांचों हेड का टोटल है उसे ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, जीटीआई। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड के टोटल को ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है। जो नहीं हर सबके 5 हेड हो, जैसे मैं जॉब करता हूँ सपोज, तो मेरी सैलरी आती है प्लस मुझे ब्याज मिलता है तो अदर सोर्सेज, इन दोनों हेड के टोटल को ही ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। या मैं मकान भी किराए पे देता हूँ, जॉब भी करता हूँ, तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के टोटल को ही ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। तो जो नहीं कि सबके 5 हेड हो, किसी के 1 भी हो सकता है, किसी के 2 भी हो सकते हैं, 3, पांचों हेड के टोटल को ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो पहली स्टेप थी टोटल इनकम निकालते टाइम कि ग्रॉस टोटल आप किसी का सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे कौन से हेड में आ रही है उसकी इनकम। तीसरा हेड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी इनकम कैलकुलेट होगी। फोर्थ क्लबिंग प्रोविजन, किसी दूसरे की इनकम पे अगर आप टैक्स पे करने के लायबल है तो उस दूसरे की इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी। फिर फिफ्थ पॉइंट था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना, कोई लॉस वगैरह हुआ है तो उसे घटाना, नहीं है कोई इनकम तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना। ये रूल आएंगे, चैप्टर ही आएंगे पूरे आगे, आप ढंग से समझिए कैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर पांचों हेड का जो टोटल होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। उस पांचों हेड के टोटल में से टैक्स वाले कुछ आपको डिडक्शंस देते हैं, मतलब कुछ छूटे देते हैं कि आपने LIC ली है, लाइफ पॉलिसी ली है, तो जो प्रीमियम पे करें वो आपकी इनकम में से घटेगा। आपने किसी अनाथ आश्रम को दान दिया तो घटेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी तो घटेगा, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो वो प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो घटेगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शन घटाई जाती है, वो पढ़ेंगे आप, चैप्टर आएगा पूरा। डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं टोटल इनकम, और वही टोटल इनकम आपके लिए टैक्सेबल होती है। ये 8 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इनकम, किसी पर्सन की अगर आप टोटल इनकम निकाल रहे हैं तो ये 8 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप क्या था, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना। दूसरा स्टेप क्या था, कौन से हेड में उसकी इनकम कवर हो रही है, सैलरी में आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी में आ रही है, वो देखना। फिर तीसरा स्टेप था उस हेड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी इनकम कैलकुलेट करना। फोर्थ था क्लबिंग प्रोविजन, किसी दूसरे की इनकम पे अगर आप टैक्स पे करने के लायबल है तो उस दूसरे की इनकम आप में ऐड कर दी जाएगी। फिफ्थ था सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन देखना।
सिक्स था कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, पांचों हेड के टोटल को जीटीआई बोलते हैं। पांचों हेड कौन से? फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों हेड के टोटल क्या बोलते हैं? आप ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से कुछ डिडक्शन घटाएंगे, टैक्स वाले एक डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे आप कि अगर आप यहाँ दान देते हैं, ये पॉलिसी लेते हैं, जो प्रीमियम दे रहे हैं, जो डोनेशन दे रहे हैं, वो आपकी इनकम में से घट जाएंगी। डिडक्शन देने से फ़ायदा ही होता है, आपकी इनकम कम हो जाती है और टैक्स कम देना होता है। और डिडक्शन देने के बाद जो आती है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, उससे बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और इसी पर आपको टैक्स देना होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे डेली हम 5 मिनट्स रिवाइज भी करा करेंगे, 5 to 10 मिनट्स, ताकि आपके पीछे की कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।